हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक हैं। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी 6th क्लास और चैप्टर नंबर 8। पिछले 7 चैप्टर हम कर चुके हैं और आप चैनल पर जाकर इनको देख सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो स्टार्ट करते हैं। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर क्या है अंकित हैं। उन्हें सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो ये देखो भाई, ये चित्र दिखाया गया है शेरों वाला स्तंभ शीर्ष। ये देखो, ये फेस दिखाए गए हैं शेरों के, ये वाले ये वाले ये वाले। तो वह सोचती है कि इस पर आखिर शेर क्यों बने हुए हैं। तो आगे देखते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, यानी कि एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। क्या बताया गया है इसमें? हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, आपने देखे भी होंगे। आप 1 रुपये के सिक्के पर, 2 पर देख सकते हैं इस प्रकार, 5 वाले सिक्के पर इस प्रकार देख सकते हैं। उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ का एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है ये इस सारनाथ के बारे में। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। किसके निर्देश पर? अशोक के निर्देश पर। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता। पहले हम ये जानने की बजाय हम ये जानें कि इसे साम्राज्य क्यों कहा गया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। क्या बताया है इसमें? 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। कौन? चाणक्य, या फिर उसे क्या बोल सकते हैं, कौटिल्य। जो बुद्धिमान व्यक्ति था, किसकी हेल्प की थी उसने? चंद्रगुप्त की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में देखने को मिलते हैं। आगे है वंश। वंश के बारे में बताया है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का राजा कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन? अशोक। तो इस प्रकार से ये तीनों अशोक का, जैसे अशोक है, अशोक का दादा कौन है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। इस प्रकार से इसे क्या कहा जाता है? वंश कहा जाता है। पहले हम ये देख लेते हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के कहाँ हैं? भीतर हैं। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत में कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर हैं? तो जो ये रेड कलर से दिखाए गए हैं ना, यहाँ पर क्या मिले हैं? अशोक के शिलालेख। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। कौन कौन से? जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। क्या है ये? साम्राज्य के नगर। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर दिखाए गए हैं। तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग। तक्षशिला, ये देखो, ये दिखाया गया है तक्षशिला यहाँ पर। ये देखो, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन देखो, उज्जैन ये रहा यहाँ पर। आगे यह पाटलिपुत्र दिखाया गया है। तो क्या था?
दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। किसके? किसानों के और पशुपालकों के। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों में से भरा हुआ था। किससे? जंगलों से। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा किससे भरा हुआ था? जंगलों से। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। आगे देखते हैं, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। जो राजा होते हैं वो राज्यों के होते हैं और जो सम्राट होते हैं वो साम्राज्य के होते हैं। इसके अंदर ये दिखाया गया है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। अगर राज्य का विस्तार ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत होगी, अगर कम होगा तो कम में काम चल जाएगा। साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र है जहाँ, वहाँ और उसके आसपास के इलाकों पर जो सम्राट था, साम्राज्य का सम्राट था, उसका सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारियों ने क्या करते थे? सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता है। स्थानीय मतलब जो वहाँ पर पहले से हैं। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। क्या था? प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे। उन्हें इकट्ठा किया जाता था। जो संसाधन कर उनको भेंट के रूप में मिलते थे वो सिर्फ उनको ही इकट्ठा करते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि उत्तर पश्चिम किसके लिए? कंबल के लिए, और दक्षिण भारत है जो सोने और कीमती पत्थरों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। कर क्या है? जब नियमित रूप से इकट्ठा किया जाए, और नजराना अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाए। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इन्हें देते हैं, जो अपनी मर्जी से भेंट में देते हैं, उन्हें नजराना कहा जाता है। आगे है राजधानी में सम्राट। मेघसतनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेघसतनीज। जो मेघसतनीज था वो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेघसतनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उनके विवरण का एक अंश दे रहे हैं तो आप इसको पढ़ेंगे। जैसे सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब सम्राट जनता में आते थे ना तो वो जश्न के रूप में होता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे।
इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे होते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो इसमें बताया गया है कि जो सम्राट है, सम्राट कैसे रहता था, जब वो जनता के बीच जाता था तो उनके साथ कैसा व्यवहार रखा जाता था। और पाटलिपुत्र के बाद में जो आधुनिक पटना में है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, प्राचीर जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया। नक्काशी क्या होती है? जो हम पेंटिंग वगैरह जो दीवारों को खुर्च कर जो पेंटिंग बनाई जाती है ना, पत्थरों को तराश कर उसे क्या कहते हैं? नक्काशी। यह चारों तरफ के उद्यानों और चिड़ियाओं के घने बने बसेरों से घिरा था। कितने? 570 बुर्ज और 64 द्वार। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनमें यह उम्मीद की थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। क्या करते थे वो? जो मौर्य पदाधिकारी थे उनको जंगल से हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देते थे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह एशियाई पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। किसके द्वारा? अभिलेखों के द्वारा। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख हम इनको पढ़ेंगे कि क्या दिया गया है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। तो इस प्रकार से अशोक ने अपने विचार यहाँ पर किस पर लिखे? अभिलेख पर। तो वो क्या कहता है? वो शिक्षा देता है कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें धर्म के सहारे ही जीतना चाहिए। आगे है अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। किसका? उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि वे कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। जैसे आपने ऊपर पढ़ा है अशोक के अभिलेख के बारे में, अभिलेख पर क्या लिखा है उन्होंने? कलिंग के बारे में सारा कुछ लिखा है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। ये देखो, ये जो मूर्ति दिखाई गई है, अब कहाँ रखा गया है? इसे राष्ट्रपति भवन में। अशोक का धम्म क्या था? तो पढ़ते हैं अशोक का क्या धम्म था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर ही उन्होंने धम्म को अपनाया था। वो चाहते थे कि आगे भविष्य में कभी भी युद्ध ना हो। जो पहले कलिंग का युद्ध हुआ था, उससे उसके मन में बहुत ही पश्चाताप था। उसे लगता था कि ऐसे निर्दोष लोग मारे जाते हैं युद्ध में। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने धम्म का सहारा लिया और भविष्य में कभी उन्होंने युद्ध किया ही नहीं। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए वे उनके संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे।
और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दास और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसी के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य है, उनका पहला कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। तो इन सब से बचने के लिए अशोक ने क्या किया, अशोक ने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया और उन्हें कहा कि आपको क्या करना है, आपको धर्म की शिक्षा देनी है लोगों को। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे। आगे है पृष्ठ संख्या 84 और 85 में क्या दिया गया है, मानचित्र दिया गया है। तो आपको क्या करना है, उसको पहचानने की कोशिश करनी है। देखते हैं भाई कौन सा मानचित्र है। यहाँ तो कोई मानचित्र नहीं है। ये देखो, रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। जो रेड कलर का है वो चीनी शासकों के नियंत्रण में था, और जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला मतलब ये जो लाइनें हैं ग्रीन, ये वाली मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ, ये वाली तो क्या है, ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में था। और जो ये लाइट सा कलर की है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली देखो, ये साइड को दिख रही है ना। तो क्या था, ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। और जो रेड है, एक डार्क रेड है, एक लाइट रेड है, ये मार्ग ईरान के शासकों के नियंत्रण में था। और जो ये लाइट पिंक है, इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। तो देखते हैं आगे कहाँ थे हम थे यहाँ पर। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। आगे है अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चों का विवाह होता था, बच्चों के जन्म और जब यात्रा शुरू करते थे, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। लोग क्या करते थे, विभिन्न अवसरों पर क्या करते थे, अनुष्ठान करते थे। जब वे बीमार होते थे, बच्चों का विवाह करते थे, बच्चों के जन्म पर और यात्रा शुरू करने के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या थी? ये हैं अपने दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, क्या लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। अशोक के धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताओ आज भी प्रासंगिक हैं। ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछड़े सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई थी। यहाँ आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। जैसे ए को आरंभिक ब्राह्मी में दिखाया, देवनागरी हिंदी में ए को दिखाया, फिर बांग्ला में दिखाया, फिर मलयालम में और फिर तमिल में। 69 में देखते हैं क्या लिखा है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इससे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। किसे? पशुपालक लोगों से। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी थी तथा पत्थर और ईंट से बनी थी। इसकी ऊपरी सतह
सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हज़ारों लोगों को काम करना पड़ा। 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से काफ़ी भिन्न था। तो इस प्रकार ये दिखाया गया है और ये था हमारा आज का चैप्टर। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।